जय हिंद टू एवरीवन। वेलकम बैक टू यूपीएससी पीवाईक्यू सीरीज। इस सीरीज में हम लोग देखते हैं यूपीएससी के जितने भी एग्जाम हैं उन सारे एग्जाम के क्वेश्चन प्लस उसके ऑप्शन के एनालिसिस को, जिसमें कि 2024 ठीक है 2023 ये सारा कंप्लीट हो चुका है। अभी चल रहा है 2021 का सेट ए। और देखो बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि इकोनॉमी और पॉलिटी तथा ये जो ज्योग्राफी का इतने इतने कॉन्सेप्ट लंबे होते हैं, इससे वीडियो लंबा हो जाता है। तो आप लोग खुद बताओ कि इकोनॉमी में जो कॉन्सेप्ट आते हैं, मुझे लगता है कि कोई बच्चा स्टैटिक नहीं पढ़ा है, इसलिए मैं क्वेश्चन के थ्रू ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। क्या ऐसा नहीं करना है या करना है, आप लोग बता देना, ठीक है। और कोई भी एग्जाम का जैसे पीवाईक्यू सोल्व करते हो ना, तो इकोनॉमी, पॉलिटी और ज्योग्राफी इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दो। हिस्ट्री का छोड़ भी दोगे ना, कुछ मतलब ऐसा टर्म याद नहीं हो रहा है तो छोड़ दो उसको, लेकिन इस तीनों पे ना बहुत विशेष करके ध्यान दो, क्योंकि इकोनॉमी से हर साल क्वेश्चन देखोगे 18, 19, 20 ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। और इकोनॉमी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद पॉलिटी, फिर ज्योग्राफी, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ के जाते हैं इकोनॉमी को, ठीक है। तो चलो चलते हैं, क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर आई थिंक 6 तक हो चुका था, ठीक है। इससे पहले वाला जो वीडियो देखोगे लेक्चर 1, उसमें 6 तक हो चुका था। अभी देखते हैं लेक्चर ये 2 है, और इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, ठीक। और ये विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के बारे में बोल रहा है, ठीक। चलो समझते हैं इसको इंग्लिश में। ये बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द एबव कैन बी इंक्लूड इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मतलब एफडीआई में बोल रहा है कि किसको किसको शामिल करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एफडीआई जो है प्रत्यक्ष निवेश, ठीक है, उसमें किसको किसको शामिल करते हैं। तो एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे मैं पेज ऐड कर देता हूँ एक ब्लैंक, जस्ट वेट। अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझो पहले हो क्या रहा है। अगर मैं एफडीआई की बात करूँ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, तो इसमें किसको किसको शामिल करते हैं। सबसे पहला इसमें शामिल करते हैं विदेशी मुद्रा, विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉन्ड को, ठीक है। पहला तो आप यही समझ लो कि विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉन्ड जो है इसमें शामिल करते हैं एफ सी सी बी एस, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो दूसरा इसमें किसको शामिल करते हैं, दूसरा इसमें एक कुछ शर्त के साथ एफ आई आई को भी शामिल करते हैं। एफ आई आई क्या हो गया, अब ये क्या नया टर्म कहाँ से आ गया, देखो ये एफ आई आई मतलब होता है एक पोर्टफोलियो निवेश, इसको माना जाता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इसको कहते हैं, ठीक है। अब यदि ये जो है एफ पी आई, ये एफ पी आई बोल रहा हूँ, एफ आई आई 10% या उससे ज़्यादा 10% से ज़्यादा निवेश किया जाए, तो उसको किस में रखेंगे, एफ डी आई में रखेंगे, ठीक है। इस वाले चीज़ को ना ध्यान रखना कि जब जब एफ पी आई 10% या उससे ज़्यादा, जब 10% या उससे ज़्यादा एफ पी आई के द्वारा निवेश किया जाता है, तो उसको क्या मानते हैं, एफ डी आई, ठीक। एफ डी आई में उसको माना जाता है या रखा जाता है, ठीक। उसके बाद तीसरे में देखोगे तो इसमें वैश्विक डिपॉजिटरी वो रसीद जो होते हैं, जिसको ग्लोबल, ये वाला ये देखो, ये जो है ना वैश्विक निक्षेपागार, अब ये होता क्या है ये समझ में ही नहीं आएगा, तो डिपॉजिटरी रिसिप्ट बोल सकते हो, यहाँ पे इंग्लिश में भी तो वही है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। तो इसको भी किस में शामिल करते हैं, इसको भी शामिल करते हैं एफ डी आई में, ठीक। तो आपने अभी क्या देखा, ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट विथ सर्टन कंडीशन, तो ये सही है बिल्कुल। कौन से सर्टन कंडीशन थे इसके बताओ, तो ये सर्टन कंडीशन है। क्वेश्चन ये ऑप्शन अगर 2 देखोगे तो यहाँ पे ये जो सर्टन कंडीशन बोल रहा है ना, वो 10% का बोल रहा है कि 10% या उससे ज़्यादा, 10% से ज़्यादा होनी चाहिए, यही सर्टन कंडीशन है। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा बताओ आप लोग, फटाफट से ये इसको शामिल करेंगे बिल्कुल। अब इसको भी शामिल करेंगे और इसको भी शामिल करेंगे, लेकिन मैंने कहीं भी बताया कि ये जो है गैर अनिवासी, इसको शामिल नहीं करते हैं। नॉन रेसिडेंट कहाँ पे, एक्सटर्नल वाला जो इसको डिपॉजिट का इसका नहीं जमा करते हैं, जो ये जो बोल रहे हैं ना अनिवासी विदेशी जमा, इसको स्वीकार नहीं करते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना। तो ये हो जाएगा आपका गलत, ये जैसे गलत करोगे आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3, ठीक है। आपने ये भी समझ लिया एफ डी आई और एफ आई आई क्या है। तो हर क्वेश्चन के पीछे ऐसे ही थीम समझाते जाऊंगा, आप लोग बने रहो वीडियो में। चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 हिंदी मीडियम वाला बोलेगा, हिंदी तो पता ही नहीं। देखो निम्नलिखित में से निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए, और यहाँ पे क्या है, ये बोल रहा है किसी मुद्रा का अवमूल्यन, अवमूल्यन का प्रभाव
यह है कि वह अनिवार्य रूप से ये क्या होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे देखोगे फिर से ये ऐसे ऐसे कलिष्ट वर्ड देंगे, नहीं समझ में आएगा। चलो इंग्लिश में यहाँ पे देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द एफर्ट ऑफ डिवॉल्यूशन। अब ये जो दे रहा है ना डिवैल्यूशन, तो ये क्या कर रहा है? डिवैल्यूशन का अगर मैं बात करूँ, इसको थोड़ा सा समझा दूँ इधर। देखो होता क्या है ना, अगर आप मतलब इंटरनेशनल मार्केट को देखोगे, वहाँ पर घरेलू मुद्रा जैसे कि अभी इंडियन करेंसी है हमारे यहाँ पे, तो इसको अगर डिवैल्यूएशन को समझें, डिवैल्यूएशन, ठीक है, इसको अवमूल्यन भी बोलते हैं हिंदी में। मैं दोनों टर्म इसलिए लिख देता हूँ ताकि फिर आप लोग बोलो नहीं कि हिंदी नहीं है, इंग्लिश नहीं है। देखो ये डिवैल्यूएशन में क्या होता है कि आपका जो भी घरेलू मुद्रा है, तो मैं जैसे मान लेता हूँ कि 100 रुपये का घरेलू मुद्रा है, ठीक है। अब सरकार क्या करते हैं, सरकार क्या चाहते हैं कि विदेशी जो बाजार है इंटरनेशनल मार्केट में, इसका वैल्यू क्या हो जाए, कम हो जाए। अब आप लोग खुद सोचो, यहाँ पे ना कॉन्सेप्ट समझो कि मान लो कि जैसे 1,000 रुपया है, ठीक है, 1,000 रुपया। अब ये 1,000 रुपया अभी जैसे इंडिया में 1,000 रुपया का वैल्यू कितना है, 1,000 रुपया। अब अगर कोई विदेशी देखे ना, आप अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, अमेरिका में अभी $1 बराबर है कितना, 80 रुपया के करीब, 80 रुपया। अब अगर ये 80 रुपया मान लो 800 रुपया हो जाए, तो अमेरिका का आदमी क्या सोचेगा, सोचो। अमेरिका का आदमी सोचेगा यहाँ पे जो मान लो कि ऐसा कुछ खाने वाला चीज़ मिल रहा है, तो अमेरिका का आदमी सोचेगा कि चलो अभी ना 800 का तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा, खाने वाला चीज़ आ जाएगा ना। क्योंकि पहले अगर वो $1 दे रहा था तो उसको कितना मिल रहा था, 80 रुपया मिल रहा था। अभी वही वो $1 दे रहा है तो उसको 800 रुपया का चीज़ मिल रहा है। क्यों? क्योंकि मुद्रा का जो कीमत है उसको कम किया गया है। तो ये 800 रुपया का जो चीज़ वो खरीदेगा, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। नहीं समझ में आया? चलो फिर से बताता हूँ, इसको इरेज करता हूँ, जस्ट वेट, 1 मिनट में फिर से समझाता हूँ सारे कॉन्सेप्ट को, टेंशन मत। तो इकोनॉमी है, इकोनॉमी में कॉन्सेप्ट एक बार समझ जाओ तो फिर बल्ले बल्ले। देखो अगर आप ऐसे समझो ये डिवैल्यूएशन को, अवमूल्यन, ठीक है। आप लोग देखते जाओ, पीडीएफ पीडीएफ की टेंशन मत लेना, सारा पीडीएफ दे दूंगा ग्रुप में। अब इसमें क्या होता है ना कि आप अमेरिका जैसे मान लो कि कोई राम है, राम, ठीक है, इधर है एक मोहन, या फिर नताशा को ले लेते हैं इधर, ठीक है, जस्ट वेट। यहाँ पे ये मोहन हटा के ना नताशा या फिर पूजा किसी को ले लेते हैं, चलो इधर पूजा है। तो आप समझो हुआ क्या, राम है यूएसए में, अब ये पूजा है इंडिया में, ठीक। अब देखो हुआ क्या, यहाँ से ना $1 बराबर, अभी आपको भी पता होगा $1 की वैल्यू कितनी है, 80 रुपये के आसपास है। $1 बराबर है 80 रुपये। अब राम को ना सामान मंगवाना है कुछ, पूजा का कुछ एक दुकान है उसमें से सामान मंगवाना है। तो इसने क्या किया, ऐसे मानो कि इसमें कुछ सामान भरे हुए हैं, ठीक है, चावल दाल गेहूँ कुछ भी है, भरा हुआ है। तो राम पहले क्या कर रहा है, राम पहले अगर $1 दे रहा है ना, तो 80 रुपया का ही सामान मिल रहा है इसको। कितने का मिल रहा है, 80 रुपया का सामान मिल रहा है। लेकिन जैसे ही $1 हो गया, कितने का, $1 हो गया 800 रुपये का। ऐसे समझो, मतलब एक कंडीशन बता रहा हूँ कि $1 कितने का हो गया, 800 रुपये का। तो अब अगर राम $1 देगा तो पूजा को कितने का सामान देना होगा, पूजा को कितने का सामान देना होगा, 800 रुपये का सामान देना होगा। तो मतलब यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। एक्सपोर्ट, राम को हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे, राम भी सोचेगा चलो 800 रुपये का सामान एक ही डॉलर में आ जाएगा, ठीक है, समझ गए ना। तो जब भी हमारा डिवैल्यूएशन होता है तो एक्सपोर्ट क्या होने लगता है, एक्सपोर्ट बढ़ने लगता है, ठीक है। इस वाले चीज़ को ना आप स्वीकार कर सकते हो। अगर अभी भी कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करके बता देना, फिर से अलग से वीडियो बना के दे दूंगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ऐसे। तो इस चीज़ को ना आप एक बार फिर से खुद से रख के सोचना कि अमेरिका वाला अगर $1 दे रहा है तो यहाँ पे 80 रुपये का सामान मिल रहा है। अगर वही 800 रुपये का वो हो जाए, $1 बराबर 800 रुपये, तो उसको तो पैसा वो अगर कम भी देगा ना तो हमको 800 रुपये का सामान देना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा सामान बेचना पड़ेगा, तो वो लोग ज़्यादा खरीदेगा, ठीक है। अब इसको उल्टा करके सोचो, अब अगर आपको खरीदना है, अब क्या हो रहा है यहाँ पे ना, एक कंडीशन और सोचो कि $1 बराबर पहले था, $1 बराबर, ये दोनों कॉन्सेप्ट ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बार बार आया है, सीडीएस में भी पूछा गया है, देखना अभी। $1 बराबर है 80 रुपया। अब ये क्या हो गया,
ये $1 बदल गया, $1 से हो गया है 800 रुपया। ठीक, चेंज हो गया, $1 से 800 रुपया हो गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, पहले आप क्या करते थे, आप सोचो कि आपको खरीदना है, अब राम से सामान खरीदना है पूजा को। अभी राम खरीद रहा था ना पूजा से, लेकिन अब सामान खरीदना है राम से, खरीदना है किसको, पूजा को सामान खरीदना है, पूजा को सामान खरीदना है राम से। तो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट हो रहा है, अब पूजा पहले अगर इसको 80 रुपया दे रहा था, तो राम क्या कर रहा था, उसको $1 का वो कन्वर्ट करके कर लेता था। लेकिन अब इसको कितना रुपया देना होगा पूजा को, 800 रुपया देना होगा। क्या हो जाएगा, 800 रुपया देना हो जाएगा इसको। ठीक है, तो जैसे ये 800 रुपया देगा, तो इससे क्या होगा, आयात महंगा हो जाएगा, आयात महंगा हो जाएगा, होगा ना। समझे कैसे, कैसे आयात महंगा हुआ, एक्सपोर्ट तो हमारा सस्ता हो गया था, लेकिन इंपोर्ट जो कर रहे हैं ना हम, महंगा हो जाएगा। क्यों हो गया महंगा, क्योंकि पूजा को ना अब ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है राम को। पहले वो 80 रुपया दे रही थी, अभी कितना दे रही है, 800 रुपया दे रही है सेम सामान के लिए। तो इसलिए वो उधर से क्या हो रहा है, आयात महंगा हो जाता है। तो ये आयात और निर्यात पे ना ये दोनों चीज़ ध्यान रखना, कि जब भी वैल्यू इसका डिवैल्यू होता है ना, डिवैल्यूएशन होता है, एशन ऑफ मनी। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ लिया ना आपने, कि एक्सपोर्ट पे क्या असर पड़ता है और इंपोर्ट पे क्या असर पड़ता है। इस दोनों चीज़ को ना क्लियर करके रखो, कि एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा आपका, ज़्यादा आसान हो जाएगा, और इंपोर्ट क्या हो जाएगा, ये महंगा हो जाएगा। ये आसान किसके लिए हो जाएगा, विदेशी के लिए, ये महंगा किसके लिए होगा, आपके लिए महंगा होगा। ठीक है, और राम और पूजा का ये दो एग्जाम्पल है, इससे समझ लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको थोड़ा इरेज कर दें क्या, जस्ट वेट। तो अब चलो ये क्वेश्चन पे, तो यहाँ पे पढ़ो, ये क्या बोल रहा है, विदेशी बाजार में घरेलू निर्यात की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाता है। अभी आप खुद सोचो, ये बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा। तो ये क्या करेगा, ये बिल्कुल राइट आंसर है। कैसे, जैसे 80 रुपये से 800 रुपया हो गया, तो राम क्या कर रहा है, विदेश में बैठा है, वो ज़्यादा सामान खरीद लेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे है। ठीक है, तो ये विदेशी बाजार में जो बोल रहा है कि घरेलू प्रतिस्पर्धा घरेलू निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मक को बढ़ाता है, बिल्कुल सही है। अब फिर क्या बोल रहा है, कि ये डिवैल्यूशन हुआ है। ठीक है, मुद्रा का, पैसा का वो कीमत क्या हुआ है, कम हो गया है। लेकिन ये क्या बोल रहा है, घरेलू मुद्रा के विदेशी मूल्य को बढ़ाता है। ये कभी होगा, खुद से सोचो, कि पूजा को सामान खरीदना है राम से, अब पूजा बोल रही है कि ये ज़्यादा मतलब मूल्य को बढ़ा रहा है, नहीं बढ़ा रहा है। देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है, ये व्यापार में सुधार लाता है। ठीक है, व्यापार संतुलन में ये सुधार लाता है। और यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, उपयुक्त में से कौन से सही हैं, ये भी देखा करना कि सही पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है। तो ये सुधार नहीं लाता है। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ओनली 1। अब आपको इस पूरे क्वेश्चन से लिखना क्या है, मैं वो बता देता हूँ। ठीक है, आप जहाँ पे नोट बना रहे हो ना, वहाँ पे लिख लेना डिवैल्यूएशन। ठीक है, डिवैल्यूएशन से होता क्या है, क्या क्या हो रहा है, तो यहाँ पे समझो। जिसमें पहला हो रहा है कि घरेलू मुद्रा जो है, घरेलू मुद्रा के मूल्य में आधिकारिक कमी, घरेलू मुद्रा के मूल्य में आधिकारिक कमी, कारिक कमी। ठीक, आपने समझा कैसे। दूसरा क्या हो रहा है, निर्यात और आयात पे क्या असर हो रहा है, निर्यात, तो निर्यात आपका सस्ता हो जाता है, आप ज़्यादा बेच सकते हो, राम ज़्यादा खरीद सकता है पूजा से। ठीक है, तो ये निर्यात क्या हो जाता है, निर्यात सस्ता हो जाता है। जस्ट वेट, ये इधर कैसे आ गया, सस्ता और प्रतिस्पर्धी, कॉम्पिटेटिव हो जाता है, प्रतिस्पर्धी हो जाता है। और क्या होता है, आयात महंगा हो जाता है। ठीक, दूसरा क्या होता है, आयात महंगा हो जाता है। अगर पूजा को सामान खरीदना है राम से, तो पूजा को ज़्यादा पैसा देना होगा। ठीक है, आयात महंगा हो जाता है। आपको बस इतना लिखना है जो मैं यहाँ बता रहा हूँ। अब ये जो बोल रहा है ना कि व्यापार संतुलन में सुधार की मतलब संभव गारंटी है, तो ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि मतलब व्यापार संतुलन में सुधार होगा ही। ये व्यापार संतुलन में सुधार की कोई ये गारंटी नहीं है कि कंप्लीट रूप से सुधार होगा ही। ठीक है, अब यहाँ पे ना एक चीज़ और दे रखा था कि घरेलू मुद्रा का विदेशी मूल्य बढ़ता है, वो बढ़ता नहीं है। तो घरेलू मुद्रा का
विदेशी मूल्य बढ़ता नहीं है, मूल्य नहीं बढ़ता है, ठीक है। ये क्या हो जाता है, घटता है, नहीं बढ़ता है। तो ऐसा कभी स्टेटमेंट आ जाए तो यहाँ पे ध्यान देना, ये सब हो जाएगा ना। अब ये तो आई थिंक बहुत इजी है, देखो पढ़ो, ये सब वही है जो कि आपको बताया यहाँ पे। देखो ये यहाँ बोल रहा था कि घरेलू मुद्रा का विदेशी मूल्य बढ़ जाता है तो नहीं बढ़ता है, अभी तुरंत बताए नहीं बढ़ता है, घट जाता है। अब व्यापार संतुलन में सुधार लाता है, तो ये कोई जरूरी नहीं है व्यापार संतुलन में सुधार लाएगा। व्यापार संतुलन में सुधार लाने के लिए और भी कारक बहुत सारे हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आपको बस इतना ये ध्यान रखना है, बाकी कॉन्सेप्ट इसके पीछे जो भी है आपको समझा चुका हूँ। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो फिर ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में भारत में काले धन का सृजन, काले धन मतलब ब्लैक मनी की अभी इंग्लिश में भी देखेंगे, निम्नलिखित प्रभाव में से कौन सा भारत सरकार की चिंता का प्रमुख कारण है, ठीक है। ये बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट ऑफ क्रिएशन ऑफ ब्लैक मनी इन इंडिया हैज बीन मेन कॉज ऑफ वरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका मेन कॉज क्या है, चलो देखते हैं। तो ये अगर आप एक चीज को समझो, काला मनी ब्लैक मनी जिसको कहते हैं वो होता क्या है। तो ब्लैक मनी के पीछे का ना सारा कॉन्सेप्ट अभी पहले समझते हैं, उसके बाद ये देखते हैं, जस्ट वेट। देखो अगर मैं ब्लैक मनी की बात करूं, ब्लैक मनी को ब्लैक से लिखूं क्या, अच्छा लगेगा फिर वो, ठीक है। ये ब्लैक मनी, इसके पीछे पूरा जितने कॉन्सेप्ट है ना इसको समझो। ये एक प्रकार का ना आय या धन है जो कि प्राधिकारियों द्वारा क्या होता है, ये घोषित नहीं किया जाता है, या ऐसे समझो जिस पर ना टैक्स, टैक्स जो होता है, जिस पर आप ऐसे लेमन टर्म में समझो, जिस पर टैक्स नहीं चुकाया गया है, ठीक है, जिस पर टैक्स नहीं चुकाया गया है, चुकाया गया है। अब जस्ट देखो बहुत सारे पैसे, मान लो किसी आदमी के पास ना बहुत सारे पैसे, 50 60 70 करोड़ 1000 करोड़ रुपए है, और उस पर वो क्या क्या है, गवर्नमेंट को टैक्स ही नहीं दिया है, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, ब्लैक मनी बोलेंगे, ऐसे समझ लो, ठीक है, इजी टर्म में। अब देखो ये होता क्या है ना, काले धन से सरकार को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उस सब चीज को समझ लो। अब ये जो टैक्स दिया नहीं है, काले धन पे इन्होंने क्या किया, टैक्स नहीं दिया, तो सबसे पहले क्या हुआ, सरकार की राजस्व में कमी हो गई। टैक्स देता तो सरकार का राजस्व बढ़ता, तो ये हुआ है सरकारी राजस्व में, राजस्व में कमी हो गई है, सरकारी राजस्व की, या सरकारी राजस्व में कमी हुआ है, ठीक। पहला चीज तो ये देखे। अब ये क्या हुआ है, एक चीज और हुआ है कि हमारा जो अर्थव्यवस्था विकसित हो सकता था, अर्थव्यवस्था में अगर वो पैसा आता तो विकसित हो सकता था, तो वो विकसित हुआ नहीं, ठीक है। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इन्होंने टैक्स नहीं चुकाया है, ब्लैक मनी, अभी तो समझाया ब्लैक मनी क्या है। अब अगर एक चीज और देखोगे, तो उत्पादक क्षेत्र में निवेश की बजाय जो है अचल संपत्ति जिसको कहते हैं ना, जैसे सोना, हीरा जवाहरात आदि में निवेश होने लगता है, ठीक है। ये सब ब्लैक मनी किस में निवेश करने लगते हैं, सोना में निवेश करने लगते हैं, या फिर जो भी गोल्ड होते हैं इसमें निवेश कर देता है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, संसाधनों का दुरुपयोग भी होता है, संसाधनों का दुरुपयोग होने लगता है, ठीक। अब अगर यहाँ पे आप पढ़ोगे और क्वेश्चन को, क्वेश्चन ये कहाँ पे चला गया, जस्ट वेट 1 मिनट, हाँ यही क्वेश्चन था, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है बताओ, ये लॉस ऑफ रेवेन्यू हो रहा है ना, लॉस ऑफ रेवेन्यू टू द स्टेट। अब यही चीज वहां पे था कि काले धन से क्या हो रहा था, तो वो यही पूछ रहा था क्वेश्चन नंबर 9 में, कर अपवंचन के कारण राजकोष में राजस्व की हानि हो जाती है, ठीक। अब ये जो है कि अनु उत्पादक गतिविधियों में निवेश और जवाहरात इत्यादि में करे, देखो ये हो सकता है, ये क्या हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ो, ये क्या बोल रहा है, चिंता का प्रमुख कारण क्या है, प्रमुख कारण। तो प्रमुख कारण जैसे बताओगे, तो प्रमुख कारण के लिए मेन कॉज पूछ रहा है ना वो, मेन काउज, मेन काउज में सबसे पहले होगा क्या, उसने टैक्स चोरी कर लिया ना, टैक्स बचा लिया है, तो टैक्स जैसे बचाया तो राजस्व में वो कमी हो गया, उसके बाद ही वो इधर इन्वेस्ट करेगा ना, पहले तो वो टैक्स बचाया, टैक्स बचाया तो ये कर अपवंचन के कारण राजकोष में राजस्व की हानि हुई है, तो ये राइट है, सबसे प्रमुख कारण यही है, ठीक। बाकी थोड़ा थोड़ा सारे स्टेटमेंट जो है ना वो सही है, लेकिन सबसे ज्यादा सही कौन सा है, ऑप्शन डी, ठीक है। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। ये क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन से अपने प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रास्फीति कारक हो सकता है। अच्छा, मुद्रास्फीति का कारक हो सकता है। अब यहाँ पे ना ये 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, फिर से चलो पढ़ते हैं इंग्लिश में। हिंदी में तो समझ में आएगा नहीं कुछ। देखो, विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी द मोस्ट। अच्छा, ये यहाँ पे पढ़ो, टू बी द मोस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे ये बोल रहा है इन्फ्लेशन इफेक्ट के बारे में, तो इसको पहले थोड़ा सा समझते हैं होता क्या है। देखो, अगर मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि आपके पास मान लो 100 रुपया है, ठीक है, 100 रुपया है, और किसी दूसरे बंदे के पास भी 100 रुपया है। अब ये दो आदमी हैं, दो आदमी, और गांव में किसी के पास पैसे नहीं है। मान लो गांव में ना, गांव में, आपके गांव में किसी के पास और 100 रुपये है ही नहीं। गवर्नमेंट ने क्या क्या, सरकार क्या करते हैं, सरकार बोले कि देखो आज से 100 रुपये बांटो अभियान योजना लागू होगा, और सबको 100 100 रुपया देंगे, ठीक है, इसको भी देंगे, इसको भी देंगे, और जो भी बचे हो जिसके पास 100 रुपया नहीं है उसको 200 200 रुपया दे देंगे। तो इसके पास भी 200 रुपया हो जाएगा, इसके पास भी 200, जितने भी गाँव में लोग हैं ना, सबके पास 100 100 200 200 रुपये पहुँच गए। अब गए हो आप मार्केट, सबके पास मान लो कि 200 200 रुपया आ गया पूरे गाँव वाले के पास। सरकार ने एक स्कीम लॉन्च करी, 100 रुपये या 200 रुपये बांटो अभियान योजना लॉन्च हो गई। अब मार्केट जैसे गए तो मार्केट में हुआ क्या, ठीक है, मार्केट में कोई एक सामान था 20 रुपये का, ठीक है, ये सामान बेच रहे, ये बेच रही है पूजा, सामान बेच रही है, और 20 रुपये का सामान बेच रही है पूजा। आपके पूरे गांव वाले के पास सरकार की तरफ से 200 रुपये बांटो अभियान योजना के तहत 200 रुपये पहुंच गए। अब 20 रुपये का सामान है, आप गए वहां पे, अब पूजा को क्या बोल रहे हो, पूजा 20 रुपये का सामान है ना, मैं तुमको 30 रुपये दे रहा हूँ, चलो ये सामान मेरे हवाले करो, ठीक है। पूजा बोलती है कि ठीक है दे देता हूँ। तब तक आपके गांव के दूसरे आदमी गए, ये बोल रहे हैं ये जो 30 रुपये दे रहा है ना, मैं 50 रुपये दे रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। लेकिन देखो सामान है कितने का, ओरिजिनल प्राइस है सामान का 20 रुपये, लेकिन पूजा को 20 के बदले 30 50। अब कुछ तो ऐसे धुरंधर होंगे, पूजा को कहेंगे पूजा मैं तुमको 200 का ना 200 रुपये दे देता हूँ ये 20 रुपये के सामान के लिए। तो यहाँ पे हुआ क्या, सरकार ने जैसे ज़्यादा पैसा को छाप दिया, ज़्यादा पैसा मतलब इसने छपाई कर दी, छपाई ज़्यादा पैसा करके ये बांट दिया नीचे लोगों में। तो लोगों ने क्या क्या, महंगाई बढ़ा दी, ये 20 रुपये के सामान को ये 200 रुपये तक पहुंचा दिया। कुछ ऐसे धुरंधर थे, कुछ अलग से कर्जा लेके वो 400 रुपये तक भी पहुंचा सकते हैं। बस एक बात को समझो आप लोग, यहाँ पे हो क्या रहा है, जस्ट वेट। ये कोई भी सरकार है, कोई गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जब भी न्यू करेंसी छापते हैं, न्यू करेंसी को क्या करते हैं, छाप रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं कि जब न्यू करेंसी छाप के ये लोगों के हाथ में दे देते हैं, लोग के हाथ में क्या के दे दिए। अब ये लोग मान लो किसी के पास पैसा था ही नहीं, सबके पास 10 10 हज़ार रुपये पहुंच गया है, तो ये 10 हज़ार कहीं तो खर्च करेगा। ये जो इसके पास 10 हज़ार है, इसके पास 10 हज़ार रुपये है, तो सबके पास जो 10 10 हज़ार रुपया पहुंच चुका है, ठीक है, 10 10 हज़ार रुपया ये खर्च करेगा। अब ये खर्च करने के लिए ना, मान लो कि 20 रुपये की भी वस्तु है, उसको बोलेगा चलो कितने का है, मैं तुमको देता हूँ 500 रुपये, क्योंकि इसके पास जेब में ना पैसा है। वो डायलॉग सुने हो ना, जब जेब में हो मनी तो क्या करेगा सनी, तो वही डायलॉग यहाँ पे ये चिपकाने लगता है, बताओ भाई कितने का है, सारा खरीद लूंगा। तो वो काम करने लगता है। अब इससे हुआ क्या, ये 20 रुपये की सामान 500 में बिकने लगी, तो मतलब महंगाई बढ़ा दिया। समझ गए ना पूरा कॉन्सेप्ट, इस वाले क्वेश्चन के पीछे क्या था। अब चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। अब वही चीज़ है, यहाँ पे पढ़ोगे ना, ये इन्फ्लेशन इफेक्ट के बारे में पूछ रहा है, तो देखो, क्रिएशन इन न्यू मनी ऑफ फाइनेंस ए बजट डेफिसिट। जब भी सरकार क्या करेगी, जब भी बजट के घाटे वित्तन के लिए नई मुद्रा का सृजन करेगी ना, तो ये क्या होगा, मुद्रास्फीति कारक हो सकता है ये, ठीक है, ध्यान रखना। और ये सब गलत है, सार्वजनिक ऋण की चुकौती, ये सब नहीं है। अब यहाँ बोल रहा है कि बजट के घाटे वित्तन के लिए जनता से उधार लेना, तो ये उल्टा बोल रहा है जनता से उधार लेना। जनता को तो अभी बांटते थे ना 200 रुपये ले लो अभियान योजना, तो ये भी गलत है। फिर ये क्या बोल रहा है, बजट घाटे के वित्तन के लिए बैंकों से उधार लेना, तो बैंक से उधार नहीं ले रहा है ये क्या बोल रहा है, सबसे ज़्यादा ये मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन का कारक क्या हो सकता है, बजट वित्तयन के लिए नई मुद्रा का सृजन करना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मजा आ रहा है इकोनॉमी पढ़ने में।
देखो बीच बीच में ना थोड़ा सा आप लोग को ये इशू हो जाता होगा कि मैं इस इंटरफेस थोड़ा चेंज कर देता हूँ ना, बिकॉज ऑफ दैट कि इस पे ना अभी पढ़ाते पढ़ाते नया नया है ना, तो मुझे खुद ही सीखना पड़ रहा है। और कोई बात नहीं है। देखो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है निम्नलिखित में से किससे किसी अर्थव्यवस्था मुद्रा का गुणक में वृद्धि होती है। अच्छा, यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट है। देख रहे हो हर क्वेश्चन के पीछे कॉन्सेप्ट लग रहा है इकोनॉमी में। और जब तक कॉन्सेप्ट पे पकड़ नहीं है ना, तो आप इकोनॉमी में कुछ नहीं कर पाओगे। फिर वो सोचोगे अरे बी के बदले सी लगा देते ना सही होता। लेकिन कॉन्सेप्ट को समझो। अब देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर, अगर इसका इंग्लिश वर्जन देखें, इंग्लिश में बोल रहा है मनी मल्टीप्लायर के बारे में। इन एन इकोनॉमी इंक्रीज विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। चलो ठीक है, पहले समझते हैं मनी मल्टीप्लायर होता क्या है, उसके बाद इस क्वेश्चन को समझेंगे। ठीक है, चलो जस्ट वेट 1 मिनट। यहाँ पे मैं एक पेज ऐड करता हूँ ब्लैंक वाला, उसके बाद समझाता हूँ। देखो मनी मल्टीप्लायर होता क्या है। अब अगर एक बार इस कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे ना, तो ये क्वेश्चन एक बार और पूछा गया है। मल्टीप्लायर, ठीक है, इसको मुद्रा गुणक भी बोल सकते हो। हालांकि वहाँ पे ना ऐसा इंग्लिश में पढ़ा करो, मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ। देखो मनी मल्टीप्लायर पहले समझो क्या कर रहे हैं। अगर यहाँ पे कोई ए बैंक है, ये क्या है बैंक है, ठीक है। अब आप गए हो पैसा जमा करने के लिए, ठीक, यहाँ पे पूजा गई है कहाँ पे, पैसा जमा करने के लिए बैंक में। अब यहाँ पे हुआ क्या, जैसे ही पूजा पैसा जमा करने गई, बैंक वाले ने कुछ पैसा अपने पास रखा। सी आर आर एस एल आर ये सब पता है ना ये, या फिर क्वेश्चन जब आएगा ना तो मैं बता दूंगा सी आर आर एस एल आर क्या है, ये बैंक का कुछ टर्म है, रेपो रेट ये सब, ठीक है। अब देखो पूजा कहाँ पे गई, पूजा गई इस बैंक में। ये जो बैंक है, एक अच्छा सा बैंक बना देता हूँ, ठीक है, ये लो, ये एक बैंक है। अब इस बैंक में पूजा गई है पैसा जमा करने के लिए, और इसने जितने भी पैसे कमाए थे वो जमा कर दिया। मान लो 10,000 रुपये इसने जमा किया, या फिर 1,000 रुपया ही इसने जमा किया। अब बैंक वाला क्या करेगा, ये जो पूजा का 1,000 रुपया है ना, ये पूजा का जो ये 1,000 रुपया है, बैंक वाला इसमें से कुछ पैसा अपने पास रख लेगा, अपने पास रखेगा। और कुछ पैसा क्या करेगा, ये अगला ग्राहक जो कोई आएगा, मान लो मेरे जैसा कोई ग्राहक गया या फिर आप लोग के जैसा कोई ग्राहक गया, तो ये पैसा राकेश को, ठीक है, राकेश को ये कुछ पैसा दे देगा लोन पे। राकेश को लोन बोलेगा ठीक है तुम लोन ले लो। राकेश को लोन दिया तो इस पे कुछ ये क्या करेगा, इंटरेस्ट भी लेगा, X% का ब्याज ले लिया। अब पूजा जो ये पैसा जमा की है ना, तो पूजा को ब्याज भी मिलेगा। मान लो कि राकेश को यहाँ पे 7% का बोला कि 7% तुम जो लोन लिए हो ना इस पे इंटरेस्ट लगेगा, तो ये पूजा को ना 3% ही देगा। पूजा को बोलेगा तुम जो 1,000 रुपया जमा किए हो ना, इस पर तुमको 3% ब्याज मैं दूंगा। और राकेश को आगे इसने 7% ब्याज पे घुमा दिया। तो बैंक कितना कमा रहा है, बैंक खुद कमा रहा है 4% ब्याज, बैंक बैठे बैठे कमा रहा है। आप ऐसे सोचो कि बैंक बैठे बैठे पैसे कैसे कमाता है। अब यहाँ से हो क्या रहा है, अब सोचो यहाँ से अभी क्या हुआ। अभी पूजा गया बैंक, पूजा गई थी बैंक में जमा करने पैसा, तो जमा की, फिर उसने बैंक वाले ने आगे राकेश को घुमाया। अब राकेश क्या कर रहा है, राकेश पैसा को लेके जाता है, अपना जो भी इसका काम है XYZ ये करता है। फिर ये एक दूसरा बैंक है, ये दूसरा ग्रामीण बैंक है, कुछ भी एक ऐसा समझ लो ना, SBI का बैंक है, कोई एक बैंक है, ये दूसरे बैंक में जमा कर देता है। ये बैंक टू है, ये बैंक टू में जमा कर देता है। तो राकेश का ये जो पैसा है ना, ये फिर ये बैंक टू क्या करेगा, आगे किसी ग्राहक को घुमा देगा। आगे किसी ग्राहक से मान लो कि ये प्रवीण है, ठीक है, प्रवीण भाई को घुमा दिया इसने। तो प्रवीण भाई हालांकि वीडियो देखेगा ना, वो बोलेगा मुझे बैंक से पैसे दिला रहे हो। तो ये जैसे आगे घुमाया, तो बैंक वाले यहाँ पर भी कुछ पैसे रखेंगे, X% पैसा ये अपने पास भी रखेगा। मान लो कि ये राकेश जो है ना, ये 500 रुपया इस बैंक में जमा किया, तो बैंक वाले क्या करेंगे, मान लो 100 रुपया अपने पास रखा, 400 रुपया किसको दे दिया, प्रवीण को। अब ये 100 रुपया क्यों रखता है, ये CRR SLR का कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आगे जब क्वेश्चन आएंगे समझा दूंगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो जितने ज़्यादा ये घूम रहा है पैसा। अब पैसा तो एक ही बार ये छपा हुआ था ना, एक बार छपा था 1,000 रुपये, इसी से क्या कर रहा है ये चारों बगल घूम रहा है। और CRR जो होता है, CRR ये होता है कि इसको बैंक को ना अपने पास रखना होता है कुछ पैसे, बस ऐसा समझ लो। अभी जब क्वेश्चन आगे आएगा तो मैं समझा दूंगा। और फिर क्या होता है, अगर यहाँ पे आप समझो
पहले 1000 रुपया था, ठीक है, यहाँ पे था कितने रुपए, 1000 रुपया था। ये 1000 रुपया ये क्या हो रहा है, घूम रहा है, यहाँ से गया, फिर यहाँ से गया, फिर यहाँ से आ रहा है, घूम रहा है ना, ये 1000 रुपया ये क्या हो रहा है, घूम रहा है बार बार। तो यहाँ पे आप अगर क्वेश्चन को अब देखो, क्वेश्चन कहाँ पे गया, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जस्ट वेट, क्वेश्चन, हाँ ये चल रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जैसे पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये राइट आंसर इसकी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पीपल। तभी तो ये मनी मल्टीप्लायर जो है, 1 रुपया आपने, जो भी 1000 रुपया था वो बार बार क्या हो रहा है, घूम रहा है अलग अलग बैंक में। तो कैसे हुआ है वो, कैसे कैसे घूमा, क्योंकि लोगों की ना बैंकिंग हैबिट जो है ये इंक्रीज हो चुकी है। और जैसे ही लोगों की बैंकिंग हैबिट इंक्रीज होगी तो वो पैसा बार बार एक जगह से दूसरे जगह घूमने लगेगा। अभी जस्ट समझाया यहाँ पे, लोगों की बैंकिंग हैबिट क्या हुई है, हैबिट इंक्रीज हुई है। समझ में आ गया ना पूरा बात, ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ गए, मनी मल्टीप्लायर क्या था, इकोनॉमी में पैसे कैसे घूमते हैं, टोटल सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब देखो एक चीज़ ना और यहाँ पे रह गया है, अब क्या रह गया है, थोड़ा सा मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। ये मनी मल्टीप्लायर जो होता है, मनी मल्टीप्लायर MM, ठीक है, ये होता क्या है, 1/CRR प्लस मुद्रा जमा अनुपात, मुद्रा जमा अनुपात, जस्ट वेट, मुद्रा जमा अनुपात, ठीक। अब देखो ये जो है ना, ये वाले कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ध्यान रख लेना। बाकी ये आपको समझा दिया, पूजा कैसे 1000 रुपया जमा की थी बैंक में, उसके बाद बैंक वाले कुछ पैसे अपने पास रखे थे, और उसके बाद आगे राकेश को लोन पे दे दिया, राकेश ये बैंक में पैसे जमा किए 500 रुपये, तो आगे प्रवीण को दे दिया। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, लोगों की बैंकिंग हैबिट में सुधार हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है लोगों की बैंकिंग हैबिट। वही चीज़ ये क्वेश्चन में पूछ लिया था कि मनी मल्टीप्लायर जो है ये इंक्रीज कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, इकोनॉमी इंक्रीज कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पीपल, तभी ये बढ़ रहा है, ठीक है, समझ गए ना, ज़्यादा तो ये उतना भारी कॉन्सेप्ट था नहीं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो पहले इसको हिंदी में देख लेते हैं, वरना हिंदी मीडियम वाले फिर से तुरंत शिकायत कर देते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 12, ये क्या कह रहा है, पढ़ो पहले। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मांग प्रेरित मुद्रास्फीति या उनमें वृद्धि निम्नलिखित में से किन कारणों से होती है। अब कौन से कारण ऐसे हैं जो कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन है उसको बढ़ाता है, तो अभी देखते हैं, हर चीज़ को देखते हैं। देखो यहाँ पे बोल रहा है विस्तारवादी नीतियाँ, राजकोषीय प्रोत्साहन, फिर क्या बोल रहा है, इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग विसेज, ठीक है, उसके बाद बोल रहा है उच्च क्रय शक्ति और बढ़ती ब्याज दर। सब चीज़ को समझते हैं बारी बारी से, जस्ट वेट। अब देखो यहाँ पे तो कुछ समझ आया नहीं क्वेश्चन, बस एक चीज़ मुझे अभी तक में समझ आया कि ये जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन के बारे में बात कर रहा है, बस इतना ही समझाऊँ मैं। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन पे, थोड़ा सा क्लिष्ट हो जाता है हिंदी में ना। इसको मिटाता हूँ, जस्ट वेट। देखो ये जो बोल रहा है ना, विथ रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैन बी काउज्ड, यही चीज़ तो पूछ रहा था, ये इंक्रीज जो हो रहा है यही पूछ रहा था। अब अगर देखोगे तो बोल रहा है एक्सपेंशनरी पॉलिसी, ठीक है, और ये फिस्कल। अच्छा एक बात बताओ, ये जो टर्म आया है ना, ये टर्म पहले बता दूँ, समझा दूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ठीक है, इसको अच्छे से समझते हैं। और देखो इकोनॉमी में ना थोड़ा टाइम लग जाता है, बिकॉज ऑफ दैट कि देख रहे हो कितना कॉन्सेप्ट समझाना पड़ रहा है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, अब मेरा ना वो हैबिट है नहीं कि मैं एकदम जो क्वेश्चन आया छोड़ के आगे बढ़ गया या फिर दूसरा क्वेश्चन पे शिफ्ट हो गया। देख रहे हो हर एक क्वेश्चन के पीछे जितने कॉन्सेप्ट लग सकते हैं मैं सब कुछ को बताते जा रहा हूँ। अब देखो ये जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन है ना, ये कैसे कैसे होता है, किस पे डिपेंड करता है, हर वो चीज़ को बताएंगे। अब अगर सबसे पहले देखोगे मांग कैसे बढ़ता है, ये जो डिमांड है, डिमांड इसको समझो ये बढ़ता कैसे है। तो अगर आपके पास मान लो जो भी अभी पढ़ रहे हो पैसे नहीं है आपके पास, पैसे बिल्कुल भी नहीं है, तो आप कुछ भी मांग नहीं करोगे, आप सोचोगे कि चलो जितने भी है ना उसी में संतोष करते हैं, ठीक है। जैसे ही आपकी जॉब लगी, जैसे IAS बन गए, तो आपकी अलग अलग मांग होने लगेगी, ठीक है।
आप मतलब पहले अगर 50 रुपये वाले जूते पहन लेते तो आप डायरेक्ट 5,000 रुपये वाले जूते पहनोगे, तो मांग क्या क्या बढ़ गया ना। यहाँ पे देखो, मांग आप बढ़ा रहे हो। आप क्या कर रहे हो, 50 रुपये से 500 रुपये, ये 5,000 रुपये पे शिफ्ट हुआ। अब इसको ऐसे समझो, अगर सरकार जो ये पीछे अभी बता रहे थे कि 200 रुपये ले लो, गरीब योजना वो चलाया था, ठीक है, उसमें सभी आदमी को क्या क्या 200 200 रुपये दे दिए। पूरे गांव वाले को ना, आपके पूरे गांव में जितने लोग थे, ये एक स्कीम आया था सरकार का, 200 रुपये ले लो अभियान योजना। उसमें सारे गांव वाले को 200 200 रुपया मिल गया। अब जैसे इनको 200 रुपया मिला, तो अब ये तो मांग बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे, ये सारे जाएंगे पूजा की दुकान पे। अब पूजा की दुकान से ये सामान खरीदेंगे, तो मांग कैसे बढ़ा, जब इसके पास पैसा आया ना, पैसा आया तो मांग बढ़ने लगा, ठीक है। तो सरकार क्या किए यहाँ पे, ये विस्तार किए हैं, विस्तारवादी नीति, जिसको कि एक्सपेंशनरी पॉलिसी बोलते हैं, सरकार ने वो अपनाया था, ठीक है। एक्सपेंशनरी पॉलिसी जो है ये अपनाया सरकार ने, तभी तो ये 200 200 रुपये छाप के इनके हाथ में दिए। और कोई एक, जैसे सूटकेस ले लो योजना होता है, अभी भी चलता है ना, मैं किसी पॉलिटिक पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, तो ये सब चल रहे हैं। तो ये सब 200 रुपये ले लो अभियान योजना वोट के टाइम पे ज़्यादा चलता है। अभी जैसे कहीं पे इलेक्शन होगा ना, तो वहाँ पे देखना वो चलेगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे सरकार क्या कर रहे हैं कि पैसे का ना विस्तार कर रहे हैं, मतलब एक्सपेंस कर रहे हैं, ये विस्तार कर रहे हैं, तो ये पॉलिसी अपनाए। ठीक समझ गए ना, कैसे विस्तारवादी नीति सरकार को करने पे ये मजबूर कर रही है। मांग पुल इन्फ्लेशन जब भी बढ़ाना करना होता है ना, तो सरकार को विस्तारवादी नीति अपनाना ही पड़ता है, तब पैसे देगा ही नहीं। मान लो इसके पास ना 200 रुपया था, अब सरकार ये भी छीन ले, 5 रुपये कर दे, 1 रुपये कर दे, 5 रुपये ज़्यादा हो जाएगा, 1 1 रुपये सबके पास कर दे, ये पूजा की दुकान पे जाएगा तो पूजा तो मारेगी इसको। अबे ये 20 रुपये का सामान है, तू 1 रुपये में कैसे मांग रहा है, तो देगी नहीं ना। तो जब सरकार, कहीं पे ये भी पढ़ना होगा कि जब बाजार में ज़्यादा पैसा हो जाता है ना, तो सरकार क्या करते हैं, सरकार मतलब मैं बोल रहा हूँ तो आरबीआई समझो, सरकार के बिहाफ पे काम करता है। तो आरबीआई बाजार से पैसा को ना चूस लेता है, वो कैसे चूसता है मैं आगे बताऊंगा। अब ये चीज़ तो आपने समझा कि यहाँ पे विस्तारवादी नीति कैसे काम कर रहे हैं। अब अगर देखोगे तो ये जो बोल रहा है कि राजकोषीय प्रोत्साहन, राजकोषीय प्रोत्साहन मतलब क्या, तो यहाँ पे ना मैं पहले राजकोषीय प्रोत्साहन लिख ही देता हूँ, फिस्कल, फिस्कल स्टिमुलस, जस्ट वेट 1 मिनट। अब ये जो है राजकोषीय प्रोत्साहन, ये कैसे हो रहा है, ये देखो, ये राजकोषीय प्रोत्साहन, राजकोषीय प्रोत्साहन मतलब सरकार क्या कर रहे हैं कि लोग को पैसे दे रहे हैं, राजकोष से क्या कर रहे हैं, प्रोत्साहन कर रहे हैं, ठीक है। ये फिस्कल, ये पैसे दे रहे हैं कि हाँ लो भाई आप खर्च करो, तो ये राजकोषीय प्रोत्साहन क्या हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे देखोगे, ये यही चीज़ तो बोल रहा है कि ये सरकार पैसे दे रहे हैं, बिल्कुल एकदम सही है। अब यहाँ पे जस्ट वेट, क्वेश्चन कहाँ चला गया, ये बीच में ना एक पेज गलत ऐड हो गया, इसको डिलीट करता हूँ, देखो ऐसे कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं कि कहाँ पे ये क्वेश्चन चला जाता है। अब कंफ्यूज नहीं होऊंगा बिकॉज ऑफ दैट कि मैंने बीच से पेज ही डिलीट कर दिया। तो देखो यहाँ पे आप लोग ने क्या समझा अभी तक, आप लोग ने समझा विस्तारवादी नीति अपना रहा है सरकार, 200 200 रुपये दे के मतदान दे दो योजना में, वो क्या करते हैं, मतदान दे दो योजना जैसे ही चला चुनाव के टाइम, सरकार 200 200 रुपये दिए। और ये विस्तारवादी नीति, मान लो कि ये मांग प्रेरित इन्फ्लेशन को वो करना है या फिर वृद्धि किन कारणों से होती है, तो जैसे ही विस्तारवादी नीति अपनाएंगे सरकार 200 200 रुपये जैसे सबके हाथ में देंगे, तो क्या कर रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं, ये राइट है। राजकोषीय प्रोत्साहन, ये भी क्या है, राइट है। अब देखो ये क्या है, मुद्रास्फीति सूचांकन मजदूरी, अब ये क्या है, ये नया टर्म समझो। अब ये जो ऑप्शन, ये जो 3 नंबर है ना, इसको एक अलग पेज पे समझना ही पड़ेगा, ये पूरा कॉन्सेप्ट ही है। तो चलो इसको मिटाता हूँ और समझाता हूँ आपको। ये क्या बोल रहा है, इसका मतलब होता है इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मुद्रास्फीति, मुद्रा स्फीति, ये थोड़ा सा देख लेना अगर कोई टर्म इधर उधर हो जाए तो।
ये देखो, इसको मिटाना पड़ेगा, ये कहाँ भाग गया। हाँ, मुद्रास्फीति सूचकांक वेतन, वेतन सूचकांक ऐसे लिख लो, सूचकांक वेतन। इसके पीछे कॉन्सेप्ट समझते हैं, ये क्या लिखा है ये मैटर नहीं करता है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या लगता है वो मैटर करता है। तो ये जो है इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेज, ये होता क्या है, इसमें होता है वेतन स्वयं बढ़ जाता है। वेतन क्या होता है, वेतन बढ़ता है। मान लो कि वेतन आपका 5,000 रुपये था, उसके बाद हो गया सीधा 5 लाख रुपये। तो वेतन स्वयं बढ़ने से क्या हुआ, वेतन जैसे ही आपका बढ़ा, ठीक है, वेतन बढ़ा, स्वतः बढ़ गया वेतन अपने आप। सरकार ने पहले 5,000 से बोला कि आज से सबको 5-5 लाख रुपए दूंगा वेतन। तो आपने क्या किया, बोला ठीक है दे दो पैसे। और आप यहाँ से क्या कर रहे हो, जैसे ही कि वेतन बढ़ा, आपका आय हुआ, आय बढ़ गया। जब आय बढ़ गया तो आपकी मांग भी बढ़ जाएगी। आपकी मांग बढ़ जाएगी, आप पूजा की दुकान पे जाओगे ना तो बोलोगे मैं पूरा दुकान ही खरीद लूंगा अब तुम्हारा। तो मांग बढ़ गई, ठीक है। आप बोलोगे कि पूजा का भी दुकान खरीद लूंगा, परवीन का भी दुकान खरीद लूंगा, मतलब जितने भी उस मार्केट में दुकान है ना, आप सारा दुकान ही खरीदने लगोगे सामान छोड़ के। जैसे आय बढ़ा तो मांग बढ़ने लगी। या फिर ऐसे समझो, आय बढ़ा तो आप एक पहले सैमसंग का फ़ोन चला रहे थे, अब आप कौन सा चलाओगे, एप्पल का फ़ोन चलाओगे। फिर क्या करोगे, उससे भी जो महंगे आएंगे सैमसंग का, और भी जो बहुत ज़्यादा महंगा प्रीमियम फ़ोन होगा, ठीक है, मान लो 1 करोड़ का, वो चलाओगे। तो आप ऐसे समझ लो जैसे हार्दिक पांड्या, जब उसके पास आय था नहीं तो वो 50 रुपये का एक टी शर्ट और 5 रुपये का या 10 रुपये का एक चप्पल पहन के घूमते थे। अभी जैसे ही उसका वेतन बढ़ गया, आय आ गया, तो अभी उसका देख रहे हो डिमांड कैसा कैसा है। उसका डिमांड अभी वो 5-7 करोड़ का घड़ी पहन रहा है, तो मांग को उसने क्या किया, बढ़ा दिया है। ऐसा समझ लो। मैं इसलिए रियल लाइफ से एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको लंबे टाइम तक याद रहे। अब जैसे ही आप मांग बढ़ाए हो तो कीमत क्या किए, बढ़ा चुके हो आप। कीमत क्या हुआ, बढ़ने लगा, कीमत बढ़ने लगा। अब कीमत बढ़ने लगा तो ये कौन से इन्फ्लेशन को दिखा रहा है, ये तो कॉस्टफुल इन्फ्लेशन को दिखा रहा है। और हमसे पूछा क्या है, हमसे तो ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन पूछा है। और यहाँ पे ये हो क्या रहा है, ये हो रहा है आपका कॉस्ट पुश, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ठीक है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन या कॉस्ट पुश फैक्टर, ये होने लग रहा है। तो अब बताओ, यहाँ पे जो ये बोल रहा है इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेज, तो ये तो होगा नहीं, ये तो होने से रहा, ये दोनों तो सही है। अब अगर यहाँ पे हम एक चीज़ और देखें, तो यहाँ पे बोल रहा है उच्च क्रय शक्ति, और फिर क्या बोल रहा है यहाँ पे, बढ़ती ब्याज दर। बढ़ती ब्याज दर, ये होगा या नहीं होगा, समझो ऐसे कि अगर मान लो आपको, आप मान लो 1,000 रुपये ले रहे थे, इस पे लग रहा था 5% का ब्याज, ठीक है, 5% का ब्याज लग रहा था। अब इसी 1,000 रुपये पे ना सरकार क्या कर रहे हैं कि अब बोल रहे हैं कि ये 5% नहीं, 90% ब्याज लूंगा। पहले 5% ही ब्याज ले रहे थे, अब बोल रहे हैं कि इस 1,000 रुपये पे 90% का ब्याज ठोकूंगा। अब बताओ, कोई इंसान 1,000 रुपये बैंक से उधार लेगा ही नहीं। पहले क्या कर रहे हैं सरकार, पहले बोल रहे हैं कि आप लोग आओ बैंक में पैसे लो, 5% ही ब्याज देना, ठीक है। या फिर इसको ऐसे समझो, यहाँ पे मैं एक बैंक बना देता हूँ, ये बैंक है। आपके गांव में किसी के पास पैसा नहीं है, ये आपका गांव है, किसी के पास भी पैसा नहीं है, एक भी नहीं है। आप सब लोग गए हो बैंक में पैसे लेने के लिए, बैंक वाले ने बोला ठीक है आइए, मोस्ट वेलकम सर। जैसे गए, यहाँ पे आपको बोला कि ये मैं आपको 2% 3%, जैसे फिक्स हुआ तो बोला कि ये 5% पे ब्याज दूंगा, आप कितना भी पैसे लो इस पे 5% ही ब्याज लगेंगे। तो आपके पूरे गांव वाले एग्री हो गए, सबने पैसा लिया, तो ये भी 10,000 रुपये लिए हैं, ये भी 10,000 रुपये लिए हैं, आपके गांव में जितने भी थे सबने 10,000 रुपये ले लिए। अब हुआ क्या, ये बैंक वाले का ना मन बढ़ गया। मन बढ़ने का मतलब सरकार ने बोला कि आज से ना 5% कोई भी पैसा लिया तो बहुत पिटूंगा। तो यहाँ पे हुआ क्या, बैंक वाले बोले आप लोग जैसे ये 10,000 रुपये खर्च किए ना, ख़त्म कर दिए, फिर आप बैंक को पूछे कि बैंक वाले पैसे दोगे क्या। तो बैंक वाले बोले हाँ दूंगा पैसे, लेकिन एक शर्त है, यहाँ पे आपको 90% ब्याज देना होगा। तो आप लोग क्या बोलोगे, मैं मुझे नहीं चाहिए लोन, मुझे लोन नहीं चाहिए। तो यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप लोग लोन ही नहीं लोगे तो विस्तारवादी पॉलिसी कैसे फॉलो होगी। सरकार की विस्तारवादी पॉलिसी तो फॉलो ही नहीं हुई, क्योंकि आप लोग ने लोन ही नहीं लिया, लोन लिया नहीं तो खर्च ही नहीं किया। तो सरकार को विस्तारवादी पॉलिसी लागू करने के लिए
अब बताओ लोन के रेट को, ये जो दर है इंटरेस्ट रेट, बढ़ाना चाहिए या घटाना चाहिए? यही चीज़ क्वेश्चन में पूछा है। क्वेश्चन में यही सेम चीज़ है कि राइजिंग इंटरेस्ट रेट राइजिंग करेगा, नहीं ना, ये हो जाएगा गलत। जैसे गलत हुआ तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? देखो राइट आंसर में ये भी आपका सही है, 1, 2 और 4 है किधर, ये है राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, आई थिंक आज के लिए बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर हो गया, क्योंकि सारे लेक्चर के पीछे सारे कॉन्सेप्ट लग रहे थे, और मुझे हर कॉन्सेप्ट को ना डिटेल से डील करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिसको नहीं पता है कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नई वीडियो। जय हिंद।